जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट क्लास से जुड़ जाते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। कौन कौन जुड़ा है? अंशु जी जुड़े हैं, वेटिंग। और कौन है, क्या नाम है इनका? सोनू अली। वेयर आर यू सर जी? कहीं नहीं है, हम आ गए हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए पहला क्या है। इफ मीन इक्वल टू 40 एंड एच डी इक्वल टू 8, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंट विल बी। यदि किसी विवरण में माध्य 40 है, प्रमाप विचलन 8 है, तो विचरण गुणांक बताइए, यही बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए बताइए। कितने लोग बताएंगे इसको? चलिए कोई बात नहीं, हमें बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर सीबी निकालना है, देखिए सीबी अगर निकालना है, सीबी निकालना, देखिए एच डी ऊपर हो जाएगा, मीन हो जाएगा नीचे, इनटू क्या हो जाएगा बताइए 100। तो ये बताइए एच डी है कितना। तो एच डी की बात करें तो एच डी 8 है यहाँ पे ना, देखिए एच डी यानी कि प्रमाप विचलन 8 है। मीन की अगर बात करें, मीन कितना है बताइए 40, ये पिछले पेपर में हमने बताया था, इंटू 100। देखिए 8 से काटिए, 8 बचे 40, 5 से काट दो 100 को, कितना हो गया बताइए 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन जुड़े हैं, क्या नाम है भाई? सुपर साइंटिस्ट। अरे बाप रे, सुपर साइंटिस्ट, बहुत अच्छा। ग्लिम्स साहब, गुड आफ्टरनून। और एडोरेबल अंशु, हेलो। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से फटाफट, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जो है यहाँ पे पूछा है, फार्मूला फॉर बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउली का विषमता गुणांक का सूत्र है, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? चलिए सभी लोग आप लोग बताएं क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। बाउली का जो है विषमता गुणांक का सूत्र क्या होगा, इन फार्मूला फॉर बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएं फटाफट, आंसर क्या होगा इसका। कोई बताएगा आप सभी लोग में से? ऑप्शन नंबर बी किसका बताया आपने? आपने पहले का बताया था ना। चलिए सुपर साइंटिस्ट नाम है ना आपका। चलिए आप बताइए कौन सा नंबर आपने बताया था। अच्छा ए बताया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0.05, महत्व स्तर 0.05 का अर्थ है। तो क्या अर्थ है बताइए। यहाँ पर देखिए 95% चांस, H0 सही है, 5% प्रायिकता पर H0 स्वीकार करना, फिर सी है 5% नमूना लेना, और डी क्या है बताइए 95% त्रुटि की संभावना। तो इसका आंसर बताएं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका आंसर। महत्व स्तर यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0.05, इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स क्या होगा, सभी लोग बताएं। शालिनी जुड़ी हैं, हेलो, स्वागत है आपका। आप भी आंसर बता सकती हैं चाहे तो, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, सभी लोग बताएं, क्या कोई बताना चाहेगा आंसर? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, रिजेक्टिंग H0 एट 5% प्रोबेबिलिटी लेवल, यानी कि आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए दिया, इफ NC2, ध्यान दीजिएगा, इफ NC2 इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ एन विल बी। यानी NC2 अगर 15 है तो एन का वैल्यू बताइए क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा कि 7 होगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप सभी लोग बताएं। ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन का है। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर साइंटिस्ट जी आपने बताया बी, बी बताया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से कर लो, बढ़िया रहेगा। तो देखिए ऑप्शन से अगर करते हैं तो अगर एन का मान 4 ले लें अगर यहाँ पे, तो 4C2, तो 4C2 लेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अपान 4 - 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, और फिर 2 का, देखते 2 का फैक्टोरियल ले ही लो यहाँ पे, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2 3 जा 6 आ रहा है, आना चाहिए 15, यानी 4 आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता। 5 रख के देखते हैं एक बार। तो चलिए 5 रख के देखते हैं अगर, तो 5C2, तो 5 में से 2 गया 3, इसको लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। 5 में से 2 गया किसका बताइए, 3 का फैक्टोरियल, इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये कट गया, 2 दूनी 4, 10 होगा, तो ये तो होगा नहीं, शायद हो जाए कि सी हो, 6 हो। तो चलिए हम 6 रख के देते हैं। तो देखिए 6
6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल। नीचे क्या हो गया बताइए, 6 में से 2 गया क्या, 4 का फैक्टोरियल, अगुणे क्या हो गया बताइए, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15 आ गया। यानी n का क्या मान रखने पाया, n का मान जैसे हमने 6 रखा तो हमारा आंसर आ गया। n का मान जैसे हमने 6 रखा, आंसर आ गया। अच्छा आपने क्या बताया था, बी बताया था, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए समय का अभाव है, 65 क्वेश्चन रहता है, आप सभी लोग बस आंसर बताते चलिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय। चलिए बताइएगा। तो समग्र सूचकांक कंपोजिट इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। इसमें पूछ रहा है कि कंपोजिट इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता, यानी कि समग्र सूचकांक में कौन नहीं शामिल होता। कौन नहीं शामिल होता है इसमें, प्राइस इंडेक्स नहीं होता है, कि क्वांटिटी इंडेक्स नहीं होता है, कि प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स नहीं होता है, कि वेरिएंस इंडेक्स नहीं होता है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताएं फटाफट, कौन सा आंसर होगा इसमें। क्या सभी लोग बताएंगे, कोई बताना चाहेगा इसका। तो आप सभी को बता दो कि इंडेक्स वगैरह की बात करें तो उसमें मूल्य रहेगा ही, मात्रा रहेगा, यहाँ देखिए, या मूल्य भी रहेगा, मूल्य मात्रा एक साथ रहेगा, यानी तीनों के तीनों रहेंगे। कौन नहीं रहेगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। इसमें विचरण सूचकांक नहीं शामिल होता है, यानी वेरिएंस इंडेक्स नहीं होता है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, टू कैलकुलेट द मीडियन इन ये तो बता सकते हैं आप लोग आसानी से, चलिए बताइएगा। टू कैलकुलेट द मीडियन इन अ डिस्क्रीट सीरीज द फॉलोइंग इज फर्स्ट कैलकुलेटेड, क्लास इंटरवल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी वर्ग अंतराल, संचयी आवृत्ति, आवृत्ति घनत्व, उसका से सापेक्ष आवृत्ति। क्या इसमें आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर तो आप सभी लोग फटाफट बता सकते हैं कि हमको पूरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों की तरफ से ही आएगा, ये पूरा विश्वास है हमको। तो चलिए देखते हैं कौन बताना चाहेगा इसको। भाई आप लोग माध्यिका, माध्यिका यानी कि मीडियन, मीडियन आप सभी लोग सॉल्व करते ही हैं। तो मीडियन निकालने से पहले अगर मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं, उसी को संचयी बारंबारता बोलते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि 10 है 5 बार, ठीक ना, 6 है कितनी बार, 4 बार। तो ये बताइए आपका यक्स हो गया, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया बारंबारता, चाहे क्या हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। और ये बताइए इसी को, देखिए ये 10 5 बार है तो 5 लिखा, फिर देखिए 5 5 4 9, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, उसी को संचयी आवृत्ति बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, गुणोत्तर माध्य की गणना तभी संभव है, गणना हेतु पहले निकाला जाता है, या नहीं, गुणोत्तर माध्य की गणना संभव नहीं होती जब, कब संभव नहीं होती बताइए, गुणोत्तर माध्य की गणना संभव नहीं होती, कब संभव नहीं होती, कोई बताएगा इसका आंसर, कोई बताएगा। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य के बारे में हमने बताया था, आपका फॉर्मूला यही तो होता है भाई। देखिए क्या होता है, x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, xn तक, यानी जो पावर है वहीं तक लेना है इसको। तो बताइए यहाँ पे कौन सा मान हम ले लेंगे, तो भाई कौन सा मान ले लेंगे तो गणना संभव नहीं है। देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इसके अंदर हम माइनस वाले वैल्यूज ले लें, शून्य ले लें, तो गणना संभव नहीं है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई मान ऋणात्मक या शून्य हो। इसके अंदर अगर कोई भी मान क्या हो, ऋणात्मक हो चाहे शून्य हो, तो कहाँ सॉल्व कर पाएंगे, आप जानते हैं अंदर माइनस चिन्ह हो जाएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जीरो होगा तो भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ठीक है। बहुत बढ़िया, राहुल रावत जी ने बताया है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 65 क्वेश्चन है, फटाफट बताइए सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए सममित विवरण में विषमता गुणांक का मान होता है, ये पूछ रहा है कि सममित विवरण में विषमता गुणांक का मान होता है, क्या कोई बताना चाहेगा इसमें से, बताइए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग देते हैं, बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा। तो सममित विवरण में यानी वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, सममित विवरण में क्या होता है वैल्यू बताइए, जीरो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला, ये तो कल ही हमने बताया था, इसका आंसर तो आप सभी लोग बता सकते हैं, 8वें का सी, राहुल जी बहुत बढ़िया। ये तो कल हमने बताया था, देखें कितने लोग बताते हैं, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने लोग बताएंगे इसके बारे में, फटाफट बताइए।
इलेक्ट्रोक्यूटिक विवरण में B2 का मान होता है। कल ही हमने बताया था, अगर कल जो लोग जुड़े होंगे इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए ऐसे एग्जाम में कहते हैं ना कि रिपीटेड क्वेश्चन आया था, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। 9वें नंबर वाले क्वेश्चन का कल जो भी रहा है प्रैक्टिस सेट में, अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर जरूर बताएगा। बताइए क्या होगा आंसर। इलेक्ट्रोक्यूटिक विवरण में B2 का मान क्या होगा। B2 इज लेस देन 3, B2 इक्वल टू 3, B2 इज ग्रेटर देन 3, B2 इक्वल टू 0। क्या आंसर होगा बताएं कोई। सुपर साइंटिस्ट जी ने बताया है सी। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको बीटा 2 बोलेंगे, B2 हम बोल दे रहे हैं यानी बीटा 2। ठीक है, अब देखिए अगला 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ चलिए ठीक है, अगला देखिए। व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज फॉर, यानी न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सूचकांक के लिए, प्रवृत्ति रेखा के लिए, यानी ट्रेंड लाइन के लिए, कि माध्यिका के लिए, प्रसरण के लिए। बताइए 10th नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बताइए। 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा बताइए, क्या आंसर हो जाएगा 10th नंबर का। इंडेक्स होगा, ट्रेंड लाइन होगा, मीडियन होगा कि वेरिएंस होगा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का उपयोग किसके लिए होता है, प्रवृत्ति रेखा के लिए। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बताइए, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। देखिए राहुल रावत जी ने आंसर बताया था सी। सी नहीं होगा, यहाँ प्रवृत्ति रेखा होगा। चलिए देखिए, सहसंबंध गुणांक आर का मान हमेशा होता है, ये तो पूरी उम्मीद है। हाँ नासिर सिद्दीकी जी, राधे राधे, कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आपका। सहसंबंध गुणांक आर का मान हमेशा होता है 0 से 1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, और क्या बताइए माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, सॉरी माइनस थीटा से, थीटा नहीं बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट बोलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, और 0 से इनफाइनाइट के बीच में। आंसर क्या होगा इसका, इसका तो मालूम होना चाहिए, 11 का बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 11 का बी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज लाइज, तो किसके बीच में लाइज करता है बताइए। हाँ राहुल रावत जी आपका भी सही है, तो किसके बिटवीन होता है, -1 और +1 के बीच में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखिए यहाँ पे 12 नंबर सभी लोग बताइएगा। हाँ एडोरेबल अंशु जी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। बी, फॉर व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज रैंक कोरिलेशन यूज्ड, न्यूमेरिकल ओनली, क्वालिटेटिव एंड ऑर्डिनल, टाइम सीरीज ओनली, बिवेरिएट ओनली। क्या होगा बताइए, वर्ड सहसंबंध रैंक कोरिलेशन का उपयोग किस प्रकार के आंकड़ों के लिए होता है। केवल संख्यात्मक, गुणात्मक और क्रमिक, केवल समय श्रेणी, केवल द्विचर। तो चलिए बताइए। हाँ दिस आल्सो हैपेंस विथ वॉल्स। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 12 नंबर का कितने लोग आंसर, अरे थोड़ा लिख भी दिया करिए किस नंबर का आप सभी लोग बता रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, गुणात्मक और क्रमिक। किस तरह की संख्याओं के लिए बताइए, जो गुणात्मक होती हैं और क्रमिक होती हैं, ठीक ना, उनके लिए इसका यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर तो इजिली आप बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर साइंटिस्ट डी 12 के साथ आपने बी आंसर दिया है। इसका बताइए, अकॉर्डिंग टू द एडिशन रूल पी ए यूनियन बी इक्वल टू, तो ये तो आप सभी लोग बता सकते हैं। बताइए अपवर्जन नियम, रूल ऑफ एडिशन के अनुसार पी ए यूनियन बी क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्जन का नियम पी ए यूनियन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकता है बताइए सभी लोग। 13 का बी, हाँ 13 का बी सही है। अपवर्जन नियम 13 का बी सही है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं तो हमको ये फाइंड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा 14 नंबर। सूचकांक की टाइम रिवर्सल टेस्ट की शर्त है बताइए, सूचकांक की यानी कंडीशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर इज, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे टाइम रिवर्सल हो रहा है टेस्ट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बी किसका बताया आपने, ऑनलाइन स्टडी सर्किल। बी, बी सही है इसका। सूचकांक की टाइम रिवर्सल, देखिए यहाँ पे 0 1 है, यहाँ 1 0 हो गया, रिवर्स मोड में दिया हुआ है, देख रहे हैं आप सभी लोग। अगला बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। यदि किसी बॉक्स में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हों और 2 गेंदें एक साथ निकाली जाए तो दोनों लाल होने की संभावनाएं क्या होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, सोनू वालू जी ने भी बी आंसर बताया। इसको बताइए, यदि किसी बॉक्स में 5 लाल 3 नीली गेंदें हों, 2 गेंदें एक साथ निकाली जाए
तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। 5/14, 10/28, उसके बाद से 25/64, बोथ ए एंड बी। तो चलिए इसको हम बता देते हैं कैसे करना है। देखिए ये आपका किसका क्वेश्चन हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी का। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि टोटल अगर 5 लाल हैं, अगर दो हमको बॉल लेनी है, दो गेंदें एक साथ निकाली जाए, तो दो गेंदें अगर एक साथ निकाली जाए कितने में से, 5 में से, तो इसको लिखेंगे 5C2। क्या लिखेंगे, 5C2। ठीक है। लेकिन अगर हम दो गेंदें निकाल रहे हैं तो टोटल कितने में से निकाल रहे हैं, 8 में से निकाल रहे हैं। 5 लाल 3 नीली, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8C2। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 15 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे क्या 15 ईयर ओल्ड क्या बता रहे हैं आप। चलिए तो देखिए 5C2, तो 5C2 का मतलब देखिए 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना होगा बताइए, 3 हो गया। 3 का फैक्टोरियल गुणे क्या, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। यहाँ देखिए 8C2, तो 8C2 का मतलब क्या होगा, 8 × 7 × 6, 6 7 8, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 8 में से 2 गया, 6 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो 2 होगा ही। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 6 फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल, 2 से 8 काट दिए, 2 चौको 8। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, एक बार और कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया बताइए, आंसर हो गया हमारा 5/14। आंसर क्या हो गया बताइए, 5/14। तो 5/14 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, 10/28 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 10/28, क्योंकि 10/28 को काटेंगे तो वो भी वही आएगा, 2×5 = 10, 2 से 28 काटो 14 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ये सीरीज चलेगा आपका, एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। हाँ शुक्ला जी, एकदम स्वागत है आपका, ठीक है। इस तरह का सीरीज चलेगा पूरे एग्जाम तक, आप सभी लोग सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला बताइए, 16 नंबर बताइए। हाँ ये हो गया। 16 नंबर बताइए, माध्यिका की विशेषता है, चरम मानों से प्रभावित होती है, चरम मानों से प्रभावित नहीं होती है, इसे बीजगणितीय रूप से उपचारित किया जा सकता है, यह सदा माध्य के बराबर होती है। तो क्या आंसर होगा, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन इज, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट कैन बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मीन। बताएं क्या आंसर होगा इसका। ये तो बहुत सिंपल है। सही है, चरम मानों से प्रभावित नहीं होती। चरम मान का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि इसके लास्ट, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट जो भी इसके सिरे होते हैं, वहां से अगर नंबर कोई हटा भी दिए जाए तो समझ लीजिए कि इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, बी आंसर बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोग का सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कंडीशन ऑफ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है कंडीशन ऑफ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका आंसर सभी लोग बताएं, इसका आंसर सभी लोग बताएं, क्या आंसर हो जाएगा आपके 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं। देखिए समय का अभाव है, जल्दी बताएं सभी लोग, 65 क्वेश्चन है टोटल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग। अनुमानात्मक सांख्यिकी में, यानी कि इन इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ओनली द पॉपुलेशन इज डिस्क्राइब्ड, conclusions about the population are drawn from the sample, only graphs are created, index numbers are constructed। यानी केवल जनसंख्या का वर्णन होता है, नमूने से जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, केवल ग्राफ बनाए जाते हैं, सूचकांक बनाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा। नहीं ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। किसने आंसर ये दिया है, ए नहीं है भाई। देखिए अनुमानात्मक सांख्यिकी, यानी इस सांख्यिकी का हम अनुमान लगाने का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए होता क्या है इसमें, आपको बता दें, आप जानते हैं भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है।
बहुत ज्यादा है। अब लगेंगे पूरा एक एक आदमी का हम क्या करें, सर्च करके जनसंख्या लगेंगे निकालने, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा बजट भी लगेगा, बहुत ज्यादा खर्च भी लगेगा। तो बस कुछ मेन मेन आंकड़े कुछ सर्वे किए जाते हैं, उसी के आधार पर जनसंख्या बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नमूने से जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कुछ नमूने ले लिए जाते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अक्सर देखिएगा आपके वहाँ घरों पे लोग आते हैं जनगणना के लिए, तो क्या करते हैं, आप ही के वहाँ बैठ के उनके वहाँ कितने लोग हैं, उनके वहाँ कितने लोग हैं, उनके वहाँ कितने, एक अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, उसी आधार पे सारी चीजें करते हैं। अगर एक एक करके देखते चले तो उनका टाइम भी जाएगा, समझ लीजिए बजट तो जो लगेगा लगेगा ही। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुलक 19 नंबर देखिए, बहुलक की गणना किस विधि से की जाती है, केवल निरीक्षण विधि से, केवल सूत्र विधि से, सी निरीक्षण सूत्र और ग्राफ विधि, तीनों से, केवल ग्राफ विधि से। यानी इंस्पेक्शन मेथड ओनली, फार्मूला मेथड ओनली, बाय ऑल थ्री, इंस्पेक्शन, फार्मूला एंड ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड ओनली, बताइए। हाँ, जैसे एग्जिट पोल होता है, हाँ वैसे ही। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। बहुलक की गणना किस विधि से की जाती है, केवल निरीक्षण से, सूत्र से, निरीक्षण सूत्र और ग्राफ विधि, तीनों से, कि केवल ग्राफ विधि से, बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा। हम्म 19 का सी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, 19 का सी हो जाएगा। देखिए, द्विपद प्रमेय में p प्लस क्यू टू द पावर n का विस्तार तब संभव है जब, ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। ये पूछा है, एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू टू द पावर n इन बाइनोमियल थ्योरम इज पॉसिबल व्हेन p प्लस क्यू इक्वल टू 0, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, p माइनस क्यू इक्वल टू 1, p इंटू क्यू इक्वल टू 1, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। शुक्ला जी किसका सी बताएं, 19 नंबर वाले का। हाँ, 19 नंबर वाले का बताएं तो बहुत बढ़िया है। चलिए, 19 में क्या था, 19 सी ही था ना। हाँ, 19 सी था। 20 का बताइए आप लोग सभी लोग क्या होगा। चलिए 20 का बता देते हैं। P प्लस क्यू टू द n का विस्तार तभी होगा जब P प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो P को हम सफलता बोलते हैं, Q को असफलता बोलते हैं। या सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी उसी कंडीशन में P प्लस क्यू टू द पावर n का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया राहुल रावत जी, आंसर क्या है बताइए। नहीं, आंसर ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए, 21 नंबर वाले का, समाश्रयण विश्लेषण में अवशेष होते हैं। ठीक है ना, इसमें पूछा है कि इन रिग्रेशन एनालिसिस रेजिड्यूल्स, एक्चुअल वैल्यूज माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, मीन माइनस एक्चुअल वैल्यू, डी क्या है, एक्चुअल वैल्यू प्लस एस्टिमेटेड वैल्यू। तो बताइए इसका 21 का क्या हो जाएगा। 21 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए 21 नंबर का आंसर हो जाएगा वास्तविक मान माइनस अनुमानित मान। क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस अनुमानित मान। यानी 21 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाँ ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मीन मीडियन मोड का जो रिलेशन होता है, अब वो फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मीन मीडियन मोड का रिलेशन आप सभी लोग जानते होंगे, क्या आंसर होता है बताइए। मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये सबको मालूम होगा। यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो ये सबको मालूम होगा। मीन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, MEAN है, ठीक है ना। तो क्या होगा बताइए, कर लेंगे कि नहीं, इससे आराम से हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे, चलिए 22 का बी, हाँ बहुत बढ़िया, 22 का बी हो जाएगा। देखिए मोड की जगह क्या रखें हम बताइए, मोड हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, बहुलक निकालना है, तो मोड निकालना है। तो कैसे होगा बताइए, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को ही मीडियन बोलते हैं ना। तो 3 गुणे कितना हो गया बताइए, 24 हो गया। 2 गुणे मीन, यानी मीन 25 है। चलिए सॉल्व करते हैं, 24 तिया 72 माइनस 50, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 22। यानी हो गया आंसर कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो गया बताइए, हाँ हो गया राहुल जी आपका, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर की अगर बात करें देखिए, तो 23, तो क्या बोला, सप्रसरण और सहसंबंध गुणांक में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, द डिफरेंस बिटवीन को वेरियंस एंड द
कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, बोथ आर द सेम, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूनिट फ्री। और क्या दिया है, कोवेरियंस इज यूनिट फ्री, बोथ हैव यूनिट्स। क्या आंसर होगा इसमें? हाँ बहुत बढ़िया अंशु जी, 22 आपका आंसर है। चलिए सभी लोग बेहतर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ सहसंबंध जो गुणांक होता है वो इकाई मुक्त होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। तो यही फर्क होता है उसका, किससे बताइए, उसका सहप्रसरण से यही फर्क होता है, सहसंबंध गुणांक इकाई मुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षेत्र प्रतिदर्श को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्षेत्र प्रतिदर्श आपको बता दें, अभी हम जो बता रहे थे ना कि पूरी जनसंख्या में से एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? एक क्षेत्र प्रतिदर्श, एक एरिया की सैंपलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जब सैंपलिंग करते हैं तो किस रूप में होता है? गुच्छे के रूप में होता है। किस रूप में होता है बताइए? गुच्छे के रूप में। 23 ऑन बी, अच्छा 23 का, ठीक है। तो गुच्छे के तौर पे दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुच्छ प्रतिदर्श। 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोलेंगे उसको गुच्छ प्रतिदर्श, क्षेत्र प्रतिदर्श को बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनोवा, एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का उपयोग कब किया जाता है? वेरिएंस का हम एनालिसिस कब करते हैं? दो माध्यों की तुलना करनी हो, दो से अधिक माध्यों की एक साथ तुलना करनी हो, प्रसरण ज्ञात करना हो, सहसंबंध ज्ञात करना हो, यानी टू कंपेयर टू मीन्स, टू कंपेयर मोर देन टू मीन्स सिमुल्टेनियसली, टू डिटरमाइन वेरिएंस, टू डिटरमाइन कोरिलेशन। क्या आंसर होगा इसका बताइए सभी लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, इसी का शॉर्ट नेम एनोवा हो गया है, का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या कोई बताएगा? 25 नंबर का, 25 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 25 का बी, हाँ बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 25 का बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, जनसंख्या पिरामिड जो है क्या दर्शाता है? सभी लोग बताएं। 26 नंबर बताइए क्या आंसर होगा बताइए? 26 के बारे में सभी लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा? 26 जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है केवल जन्म दर, आयु, लिंग, संरचना, केवल मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व। बताइए क्या आंसर होगा बताइए? 26 का बताइए। पॉपुलेशन पिरामिड डिपिक्ट्स बर्थ रेट ओनली, एज, सेक्स स्ट्रक्चर, डेथ रेट ओनली, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आंसर होगा इसका? हाँ ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। आयु, लिंग, संरचना, यानी जनसंख्या जो पिरामिड होता है उसमें आयु, लिंग, संरचना यानी एज, सेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है बताइए? एज, सेक्स स्ट्रक्चर होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सापेक्ष आवृत्ति, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सूत्र बताइए। किसका पूछ रहा है बताइए? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सूत्र बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 27 का। तो ये कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, एफ इंटू एन होगा, एफ बाई एन होगा, एन बाई एफ होगा, एफ प्लस एन होगा। ए बी सी डी में से आप सभी लोग बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से कौन सा आंसर होगा? सभी लोग फटाफट बताएं। 27 नंबर वाले का आंसर यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए कौन सा होगा? किसी को मालूम हो तो बताइए, सभी लोग बताएं। किसी को नहीं मालूम है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 27 का बी, एफ बाई 9, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मानक त्रुटि, ये भी आपको मालूम है। मानक त्रुटि यानी रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, कौन सा फॉर्मूला इसमें होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन के डी ऑप्शन। बताइए इनमें से कौन सा? मानक त्रुटि और प्रमाप विचलन में संबंध बताइए कौन सा होगा? इसमें से बताइए क्या होगा? 28 का सभी लोग बताइए फटाफट क्या आंसर हो सकता है? 28 का सभी लोग बताएं आंसर क्या हो जाएगा? 28, तो देखिए 28 का हो जाएगा आपका क्या? देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी एस सी इक्वल टू एच डी अपॉन क्या होगा? अंडर रूट में एन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ देखिए दिया है, इन द मार्शल एज वर्ष सूचकांक में भार के रूप में उपयोग होता है केवल आधार वर्ष की मात्राएं, केवल चालू वर्ष की मात्राएं, आधार और चालू वर्ष की मात्राओं का योग, आधार और चालू वर्ष की मात्राओं का गुणनफल। यानी इन द मार्शल एज वर्थ इंडेक्स द वेट्स यूज आर, यानी जो वेट यूज होते हैं किस तरह यूज होते हैं? क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर ओनली, केवल बेस ईयर के आधार पे, करंट ईयर के आधार पे, सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर, यानी कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी आई और करंट ईयर की क्वांटिटी आई उनका सम होता है, तो उनका प्रोडक्ट होता है। बताना है भाई, बताइए क्या होगा? 29 का आंसर सभी लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा 29 का? फटाफट बताएं आप लोग सभी लोग। 29 का सी। चलिए बहुत बढ़िया राहुल रावत जी, आंसर क्या हो गया बताइए? 29 का सी, आधार और चालू वर्ष की मात्राओं का योग, सही है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला बताइए 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रायिकता विवरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए सिग्मा पी एस, इसको साइन ऑफ समेशन बोलते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए 30 नंबर वाले क्वेश्चन का। सभी लोग बताएं 30 का आंसर क्या होगा। 29 का सी, सुपर साइंटिस्ट जी, चलिए बहुत बढ़िया है। 30 का बताइए सभी लोग, 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर बताएं। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हाइपर जियोमेट्रिक विवरण का उपयोग कब होता है, तो पूछा है प्रतिस्थापन सहित, ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन सहित नमूना, प्रतिस्थापन रहित नमूना, असीमित जनसंख्या से नमूना, सामान्य विवरण में, यानी व्हेन इज द हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आंसर होगा इसका बताइए। अच्छा 30 के बारे में नहीं जानते, कहाँ नहीं जानते भैया, जानना चाहिए ना इसके बारे में। अब देखिए समय नहीं है कि सारी चीजें बताई जाए आपको, इधर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। देखिए तो राहुल राव जी आपको बता दें आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 31 का सी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आंसर प्रतिस्थापन रहित नमूना, यानी कि देखिए 31 का बी हो जाएगा, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आप सभी लोग बता सकते हैं। क्या पूछा है देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस का सूत्र बताना है। तो ए है, देखिए यहाँ पे ए है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, और क्या बताइए जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, और डी है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। तो ये तो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आप सभी लोग बता सकते हैं इसके बारे में। बताइए इसके बारे में सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि 32 का, 32 का आंसर पूछ रहा है, बताइए क्या आंसर होगा बताइए। कितने लोग बता रहे हैं 32 का क्या हो जाएगा बताइए, 32 का ए। हाँ हो जाएगा क्या 32 का ए। तो देखिए यहाँ पे जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम जब डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या बचता है बताएं, एनएनपी बचता है, उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आ जाते हैं, हाँ हाँ सही है। देखिए अगला क्या हो जाएगा, सांख्यिकी का दुरुपयोग कौन सा है, पूछ रहा है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स a misuse of statistics analysis using the scientist method, presenting misleading average, conducting a census, classification। आप बताइए क्या आंसर होगा इसका, ये तो बता सकते हैं आप सभी लोग, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग बताएं क्या होगा, चलिए बताइए कि 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का दुरुपयोग कौन सा है इसमें बताएं। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। हाँ भ्रामक औसत प्रस्तुत करना, सही है, भ्रामक औसत प्रस्तुत करना, यानी कि आप कोई औसत निकालना है और भ्रम की स्थिति में है, ठीक ना, तो वहां सांख्यिकी का दुरुपयोग हो, यानी आपको देखिए औसत निकालने नहीं आ रहा है और आप खुद भ्रम की स्थिति में है और अगले भी भ्रम की स्थिति में आ जाए, तो यहाँ पे देखिए सांख्यिकी का दुरुपयोग करें, क्योंकि आपको रूल मालूम नहीं है, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया बताइए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 33 का बी। चलिए आ जाते हैं आगे, 34 बताइए, मृत्यु दर की गणना में आयु विशिष्ट मृत्यु दर ASDR का सूत्र बताइए। द फार्मूला फॉर एज स्पेसिफिक डेथ रेट ASDR इन द कैलकुलेशन ऑफ डेथ रेट इज टोटल डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 डेथ्स इन स्पेसिफिक एज ग्रुप पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप इनटू 1000। सी क्या है, बर्थ्स माइनस डेथ्स इनटू 1000। डी क्या है, डेथ्स इनटू एज अपॉन पॉपुलेशन। कौन सा आंसर इसमें होगा बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा, 34 का बी। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए 34 का बी। देखिए मृत्यु दर की गणना आयु विशिष्ट, यानी किसी स्पेसिफिक एज का मृत्यु दर निकालना है, यानी डेथ रेट निकालना है, तो अगर किसी विशेष का निकालना है
तो उसी आयु वर्ग का मृत्यु होना चाहिए और उसी आयु वर्ग की जनसंख्या होनी चाहिए। और इसको किस पे हम कैलकुलेट करेंगे बताइए? 1000 पे। किस पे कैलकुलेट करेंगे? 1000 पे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 35 जो है, या तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी बता पाएंगे। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आर का सूत्र है, तो इसमें कौन सा है? ए वाला है कि बी वाला है कि इसमें सी वाला है कि डी है? कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए 35 का? 35 का आंसर कौन सा होगा बताएं सभी लोग? 35 नंबर का आंसर सभी लोग बताएं फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा? 35 फटाफट बताएं भाई, 65 क्वेश्चन है, अभी 35 हुए हैं, अभी 30 बाकी हैं, बताइए। अभी 30 क्वेश्चन बाकी हैं, बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा? अभी 30 क्वेश्चन बाकी है भाई, 30 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बी वाला भी उसका आंसर होगा, सी वाला भी होगा, यानी बी और सी दोनों। यानी पूछ रहा था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक यानी आर इक्वल टू क्या होता था? आर इक्वल टू देखिए कार्ल पियर्सन के अनुसार कौन सा होगा? बी भी होगा, सी भी होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन हो जाएगा बताइए? आंसर नंबर डी, 35 का डी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला, ये तो आप जैसे जो नाम है उससे पकड़ सकते हैं। समय श्रेणी के घटकों को अलग करने की गुणनात्मक विधि, मल्टीप्लिकेटिव मेथड। गुणनात्मक यानी मल्टीप्लाई से आप तो फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ पे। अगर गुणनात्मक बोला है, मल्टीप्लाई बोला है, वैसे सीधे आप इसका आंसर पकड़ लेंगे। बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? यहाँ पर पूछा है कि समय श्रेणी घटकों को अलग करने की गुणनात्मक विधि बताइए, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए की बी की सी की डी, कौन सा होगा? बताइए फटाफट सभी लोग। गुणनात्मक विधि पूछ रहा है तो कौन सा आंसर होगा 36 का? सभी लोग बताएं। 36 फॉर बी। हाँ बहुत बढ़िया। अभी हमने आपको हिंट भी तभी से दे रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, यानी केवल जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई बस एक जगह दिया है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई तो दिया है, डिवाइड भी है, या माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई साफ नहीं है। देखिए इसको हमने आपको हिंट भी दे रखा था बार बार। तो देखिए आपका आंसर कौन सा हो सकता है? तो 36 का कौन सा हो जाएगा बताइए? बी। हम बोल भी रहे थे अगर मल्टीप्लाई है तो केवल मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है वो आंसर। और कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो समय श्रेणी की घटकों को अलग करने की यानी इन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, कौन सा हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर, ध्यान दीजिएगा 37 नंबर क्या है? तो 37 नंबर की बात करें, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श SRS के दो प्रकार हैं। एक क्या है बताइए? स्तरीकृत और गुच्छ है। बी क्या है? प्रतिस्थापन सहित तो प्रतिस्थापन रहित है। सी व्यवस्थित है और क्या है? यादृच्छिक है। और डी क्या है बताइए? जनगणना है और प्रतिदर्श है। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका आंसर कौन सा होगा फटाफट बताएं सभी लोग। यानी पूछा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, यानी एसआरएस टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? एक स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर है, कि बी विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है, सी सिस्टमैटिक एंड रैंडम है, कि डी सेंसर एंड सैंपल है? बताएं कौन सा आंसर होगा इसमें? हाँ 37 का बी। बहुत बढ़िया राहुल जी, आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 37 का बी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 38 नंबर, फटाफट चलिए ध्यान देते चलिए। 65 क्वेश्चन है, फटाफट करना है, समय भी कम है। देखिए निरपेक्ष विचरण और सापेक्ष विचरण में अंतर है, तो क्या अंतर है? ए है दोनों समान है, बी क्या है? सापेक्ष विचरण इकाई मुक्त होता है, सी है निरपेक्ष विचरण इकाई मुक्त होता है, दोनों में इकाई होती है। बोथ आर द सेम। रिलेटिव डिस्पर्सन इज यूनिट फ्री, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन इज यूनिट फ्री, बोथ हैव यूनिट्स। कौन सा आंसर होगा इसका? ये अब रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इसका हमने बताया था, सेम क्वेश्चन था। सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका? निरपेक्ष विचरण और सापेक्ष विचरण में अंतर क्या होता है? यानी रिलेटिव डिस्पर्सन और एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका आंसर होगा सापेक्ष विचरण इकाई मुक्त होता है, यही इन दोनों के बीच में फर्क होता है। यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 38 का आंसर कौन हो गया बताइए? 38 का आंसर हो गया बताइए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया अंशु जी, आंसर क्या हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये तो आप सभी लोग बता लेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखिए माध्यिका गणना है तो सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज में सूत्र है, यानी अगर हमको मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला कौन सा है? जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है तभी इसका यूज करते हैं, बताइए। वर्ग अंतराल जब दिया रहता है तभी इसका यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला है इसमें? तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, माध्यिका का फॉर्मूला बहुत लगाए होंगे आप सब लोग स्टैटिस्टिक्स में। बताइए सभी लोग कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? 38 का सी। 38 तो हो गया भाई शुक्ला जी, 38 तो हो गया। अच्छा कभी कभी नेट स्लो होता है। 38 का बी, 38 का जो होगा 38 का बी होगा, ठीक है। 39 बताइए, 39 क्या हो जाएगा?
बड़ा यूनिक वे है आपका भी बताने का तरीका। चलिए बताए क्या आंसर होगा इसका। माध्यिकार्य में मीन मीडियन मोड आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। जब भी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है उसमें भी क्लास इंटरवल वाला, तो कौन सा फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ फार्मूला होता है L+N/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अब्लिक क्या है f, यानी f से भाग देते हैं इंटू h, ये फार्मूला हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही फार्मूला है आपका। माध्यिका की गणना हेतु ये फार्मूला पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कौन सा है 14 नंबर। द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इज, एक्सपोनेंशियल यानी घात के रूप में है। घात के रूप में देखिए हम थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। अगर आपको भूल रहा हो तो घातांकी प्रवृत्ति का समीकरण होता है, पावर के रूप में बताना है। इसमें कौन सा आंसर हो सकता है ए बी सी डी में, बताइए सभी लोग। ए बी सी डी कौन सा आंसर हो सकता है, सभी लोग बताएं। घातांकी प्रवृत्ति एक्सपोनेंशियल ट्रेंड का समीकरण होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी इक्वल टू वाई इक्वल टू ए बी टू द पावर एक्स, डी इक्वल टू वाई इक्वल टू ए बाई एक्स। क्या आंसर हो जाएगा बताएं सभी लोग। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताएं। अरे भाई हमने देखिए हिंट भी दिया है, घातांकी प्रवृत्ति। देखिए यहाँ प्लस उस भी है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, केवल घात के रूप में बस यही दिखाया हुआ है। हमारा आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी, यानी y इक्वल टू ए बी टू द पावर क्या हो गया बताइए x। तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं होगा, क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत हम बीच में आपको हिंट भी दे रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, देखिए अगला। चलिए इफ मीन 50, एच डी इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, जेड स्कोर व्हेन एक्स इक्वल टू 70। तो यदि किसी विवरण में माध्य 50 है, प्रमाप विचलन 10 है, तो जेड स्कोर यदि एक्स इक्वल टू कितना, यदि एक्स इक्वल टू कितना दिया है 70 दिया है, तो जेड स्कोर बताइए क्या आंसर होगा। इसको तो सॉल्व करके बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसको तो सॉल्व करके बताना है क्या आंसर होगा। तो चलिए नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हमको जेड स्कोर निकालना है, तो जेड स्कोर निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस देखिए यहाँ पे मीन अपॉन प्रमाप विचलन को हम क्या बोलते हैं, प्रमाप विचलन एच डी हो जाता है। तो देखिए एक्स है कितना, देखिए एक्स की अगर बात करें तो एक्स यहाँ पे 70 हो गया माइनस 50, और ये कितना है बताइए 10 है। तो 70 में से 50 गया कितना हो गया 20, 20 में 10 से भाग दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 2। तो यही निकालना था। तो 41 का आंसर आप सभी लोग समझ गए, क्या आंसर हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 41 का बी, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा नंबर है बताइए, यहाँ पे 42 है। 42 का आंसर सभी लोग बताएं, 42 का क्या होगा। 42 का सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा होने पर बताइए, पी वैल्यू अल्फा से लेस होने पर क्या होता है। तो अल्फा से लेस होने पर क्या होता है, देखिए H0 इज रिजेक्टेड, यानी H0 यानी हाइपोथेसिस जीरो इस क्या होता है, रिजेक्टेड हो जाता है, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है यही आंसर हो जाएगा बी। 43 पे आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। विश्वास अंतराल कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होने का अर्थ क्या है। अ कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल ऑफ 95% मीन देयर इज अ 95% चांस द सैंपल इज करेक्ट, there is a 95% probability that the population parameter lies between this are taking a 5% sample, D क्या है 95% probability of error। तो क्या आंसर होगा इसका सभी लोग बताएं। 43 का बी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 43 का क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, एकाधिक समाश्रयण मल्टीपल रिग्रेशन में स्वतंत्र चरों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या होती है 1 होता है, 2 या अधिक होता है, केवल 3 होता है कि अनंत होता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग बताएं फटाफट, आंसर क्या होगा इसका कि एकाधिक समाश्रयण यानी कि इन मल्टीपल रिग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज 1, बी का है 2 और मोर, सी है ओनली 3, डी है इनफाइनाइट। क्या आंसर होगा सभी लोग बताएं, इसका आंसर क्या होगा। 44 का बताएं क्या होगा। यहाँ पूछा स्वतंत्र चरों यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नंबर क्या होगा सभी लोग बताएं। 44 का बी, बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार। 44 का बी बहुत ही लाजवाब,
किसने बताया बताइए? सुपर साइंटिस्ट जी ने। बहुत शानदार, लाजवाब। हमको लग रहा है कि अच्छे अच्छे आपने इन्वेंशन भी किए होंगे, कुछ आविष्कार वगैरह किया है कि नहीं आपने? चलिए बताइए। अकॉर्डिंग टू Chebyshev थ्योरम एट लीस्ट व्हाट परसेंट डाटा लाइज विद इन के एस डी एफ मीन। इसमें बोला है चेबिस थ्योरम्स के अनुसार किसी विवरण में माध्य से के प्रभाव विचलन के अंदर कम से कम कितना डेटा होगा, ये पूछ रहा है। बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का 45 का बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा? 45 का आंसर बताएं सभी लोग, क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। 45 का आंसर हो जाएगा, देखिए 1 - 1/k² इंटू 100%, यानी कि देखिए 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नहीं जानते कोई बात नहीं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फॉरेंसिक में साइंटिस्ट हैं, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। और अपना आईडी भी आपने बना लिया है इस नाम से। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में कितने चरण होते हैं? तो साइंटिस्ट में भी तो कई तरह के साइंटिस्ट के पोस्ट होते हैं ना, तो उसमें अच्छा फॉरेंसिक में है। अच्छा चलिए चलिए बढ़िया है। तो देखिए जनांकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो मन से पढ़ लीजिए, अगर आप सांख्यिकी अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा पोस्ट है, जान लीजिएगा। और कंपटीशन बहुत कम है, कंपटीशन तो बहुत ही कम है, समझ लीजिए। कारण यह है कि पेट के थ्रू होने की वजह से बहुत सारी भीड़ छट गई है। अब बहुत सुनहरा मौका है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बताएं कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए। 46 का किसने बताया? ए नहीं होगा, यहाँ पे 4 चरण होते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के कितने चरण होते हैं बताइए? 4 चरण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो 46 हो गया, अब बताइए 47 का बताएं सभी लोग। 47 बताइए। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? पूछ रहा है कि जीएनपी में और जीडीपी में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, तो देखिए जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी इंटू डिप्रिशिएशन, और डी क्या है? बोथ आर द सेम। कौन सा आंसर होगा बताइए? हाँ, 4 स्टेज होते हैं गुप्ता जी, बहुत ही शानदार। चलिए बताएं क्या आंसर होगा, सभी लोग बताएं। तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लें, आप लोग बताएं। 47 का ये बताया गुप्ता जी ने, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, देखिए आप सकल घरेलू उत्पाद सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जब विदेश से जो आने वाले इनकम होते हैं, जो शुद्ध कारक होते हैं, उनको जब ऐड किया जाता है तब जीएनपी बनता है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। किसने किसने बताया? हाँ, गुप्ता जी ने तो बताया ही, और कौन? राहुल तिवारी जी ने बताया है। चलिए नहीं, राहुल तिवारी सॉरी, राहुल रावत जी और सुपर साइंटिस्ट, इन्होंने खैर तो बताया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 48 नंबर पूछा है क्या? प्रायिकता की योगात्मक प्रमेय के अनुसार यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हो तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रायिकता की योगात्मक प्रमेय के अनुसार। अभी इसको हमने पूछा था, अपवर्जी पूछा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखा है प्रायिकता के अनुसार। किसके अनुसार बोला है? प्रायिकता की योगात्मक प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताएं। यहाँ जो है 48 नंबर वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा बताएं आप लोग। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को भी जोड़ दिया है। चलिए तो 48, हाँ बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रायिकता से संबंधित नहीं जुड़ा होता तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए कितना करीबी आंसर पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब ध्यान दीजिएगा अगला 49 की अगर बात करें तो 49 का आप सभी लोग बताइएगा। ए विल बी हैपन, नहीं ए नहीं होगा। अरे भाई यहाँ पे साफ साफ एडिशन बोला है तो प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई तो लाएंगे नहीं। तो चलिए बताइए, गुणात्मक आंकड़े क्वांटिटेटिव डाटा किसे कहते हैं? जो संख्याओं में हो, बी जो गुणों या विशेषताओं पर आधारित हो, जो मापे जा सकते हैं, जो गणना योग्य हो। व्हाट इज मीन्ड बाय क्वालिटेटिव डाटा? डाटा एक्सप्रेस इन नंबर्स, डाटा बेस्ड ऑन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स।
सी डाटा दैट कैन बी मेजर्ड, डाटा दैट कैन बी कैलकुलेटेड। क्या आंसर होगा देखिए, इसका आंसर तो आसानी से आप सभी लोग बता सकते हैं। तुषार जी जुड़े हैं, राहुल राव जी, 49 का बी, 49 का बी। ये तो वैसे दिखने में गुणात्मक, यहाँ गुणों की बात ही हो रही है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कौन सा, 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 50 देखिए यहाँ पे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रतिदर्श विवरण सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य की मानक त्रुटि एस ई ऑफ मीन इक्वल टू क्या होगा, इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या आंसर होगा बताइए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50, आंसर सभी लोग बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। प्रतिदर्श विवरण सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य की मानक त्रुटि यानी एस ई ऑफ मीन पूछ रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा सभी लोग बताएं। 50 का सी नहीं होगा, बी होगा। देखिए यहाँ पे बाई होना चाहिए बीच में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा। हाँ बी विल बी होगा। हाँ गुप्ता जी एकदम सही है। आपका क्या हो जाएगा बताइए, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देखिए आसानी से आप लोग बता दें, मध्यिका श्रेणी वह वर्ग है जिसमें सर्वाधिक आवृत्ति होती है, n/2v संचयी आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति माध्यमान, यानी मीडियन क्लास इज दैट क्लास इन विच हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मीन वैल्यू। क्या आंसर होगा इसका बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बता सकते हैं आप लोग। देखिए जब भी मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं ना। तो n/2 नंबर का जो संचय आवृत्ति होता है वही निकालते हैं। हमारा आंसर को हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। उसी को हम ढूंढते हैं कि किस नंबर वाले में मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, 51 का बी। बहुत बढ़िया अमन गुप्ता जी और तुषार नाम है आपका ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर थोड़ी बहुत जानकारी पे है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है कौन सा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, रिपोर्ट आर करेंसी एंड फाइनेंस, सी का इकोनॉमिक सर्वे, डी है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। ये तो मालूम होना चाहिए आप सभी लोग को। तो 52 का सभी लोग आंसर दें, सभी लोग बताएं क्या होगा 52 का। 52 का आंसर सभी लोग बताएं, 52 का आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। 52 का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, रिपोर्ट आर करेंसी एंड फाइनेंस, सी का इकोनॉमिक सर्वे, डी है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। क्या हो जाएगा बताइए, 52 का आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं। 52 का बी, हाँ बी एकदम सटीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो प्रकाशित करती है, ठीक है ना, यानी जो पब्लिश करती है पत्रिका, उसका नाम क्या है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिपोर्ट निकालती है उसका नाम समझिएगा आप लोग। 53 देखिए, 53 अब स्थिति में सीपीआई पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सीपीआई राइजेस, सीपीआई फॉल, सीपीआई रिमेन्स अनचेंज्ड, सीपीआई डबल्स। क्या होगा, सीपीआई बढ़ता है, सीपीआई घटता है, सीपीआई परिवर्तित रहता है, सीपीआई दोगुना हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, हाँ सही है शानदार। चलिए बताएं सभी लोग क्या आंसर होगा इसका। सीपीआई बढ़ता है, सीपीआई घटता है, सीपीआई अपरिवर्तित रहता है, सीपीआई दोगुना हो जाता है। क्या आंसर होगा इसका 53 का, ए नहीं होगा यहाँ पे। सीपीआई क्या होगा इसमें, घटेगा। सीपीआई क्या होगा बताइए, घटता है, सीपीआई फॉल्स। आप ध्यान दीजिए 54, 54 सभी लोग बताइएगा। हाँ बढ़िया है सुपर साइंटिस्ट जी, 53 का बी हो जाएगा। अब देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर मींस क्या होता है, बर्थ पर 1000 मेन, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वुमन गिव्स बर्थ टू ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, बर्थ पर थाउजेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन, बर्थ पर 1000 वुमेन इन द 15 to 49 एज ग्रुप्स। तो पूछा है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होगा बताइए, इसका आंसर बताइए। ये इजीली बता सकते हैं आप सभी लोग, बताएं कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताइए। 54 है, 54 का आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा। 54 का आंसर बताएं सभी लोग, क्या आंसर होगा 54 का। राहुल रावत जी बढ़िया है। 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं, एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वही क्या होता है, फर्टिलिटी रेट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाते हैं 55 पे। बहुत बढ़िया आंसर जी, आपका भी सही है, ठीक है।
हाँ हाँ, सही है अमन गुप्ता जी। अब देखिए अगला, पंचवर्षीय आर्थिक गणना भारत में किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताएं कौन सा आंसर होगा इसका? 55 का ए? नहीं, वित्त मंत्रालय आर्थिक गणना। अच्छा, वित्त देख के आप, आर्थिक देख के आप पहुंच गए वहां पे, अर्थ अर्थ देख के पहुंच गए आप। अमन गुप्ता जी ने बताया है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको बता दें, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय जो आर्थिक गणना होती है भारत में किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? जो आप अधिकारी बनने जा रहे हैं वही अधिकारी के अंतर्गत होता है। सांख्यिकी अधिकारी होते हैं कि ना, जो नेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, देखते हैं आगे। अब देखिए, शून्य सहसंबंध क्या पूछ रहा है? देखिए, शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन का अर्थ है दोनों चरों में पूर्ण संबंध है, दोनों चरों में कोई रैखिक संबंध नहीं है, दोनों चर समान है, एक चर दूसरे पर निर्भर होता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? शून्य सहसंबंध का अर्थ है दोनों चरों में पूर्ण संबंध है, दोनों चरों में कोई रैखिक संबंध नहीं है, दोनों चर समान है, एक चर दूसरे पर निर्भर है। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, बहुत ही शानदार। और अमित शुक्ला जी ने भी बताया है, और राहुल राउत जी ने भी। आंसर क्या बताया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों चरों के बीच में कोई रैखिक संबंध नहीं है, ठीक है। यह आंसर होगा। अगला देखिए, मृत्यु दर की गणना, ध्यान दीजिएगा। मृत्यु दर की गणना की अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर क्या है इसमें? तो प्रति हजार जीवित जन्म पर एक वर्ष से कम आयु मृत्यु, प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु, सी प्रति हजार महिलाओं पर मृत्यु, प्रति 100 जन पर मृत्यु, यानी डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, डेथ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन, सी डेथ्स पर 1000 वुमेन, डेथ्स पर 100 बर्थ्स। क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 57 का बताएं सभी लोग, 57 का क्या हो जाएगा? 57 का ए, कितने लोग कह रहे हैं 57 का ए? सही है। देखिए, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु, शिशु भाई एक वर्ष से कम के ही तो होते हैं ना, है ना। शिशु शिशु यानी बहुत छोटा रोग। तो प्रति हजार जीवित जन्म पर, यानी जो भी 1000 जीवित बच्चे हैं उनमें किससे तुलना करते हैं? एक वर्ष से कम आयु में जो मृत्यु हो जाती है उनका, तो उसी को बोलते हैं क्या? शिशु मृत्यु दर। यानी आंसर हो जाएगा 57 का ए। 57 का क्या हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला बढ़ते हैं। अगला कौन सा है देखिए, अब देखिए, मोस्ट पीआई द्वारा प्रकाशित स्टैटिकल ईयर बुक इंडिया में शामिल होता है, तो किस लिए होता है? केवल जनसंख्या आंकड़े के लिए, बी सामाजिक आर्थिक और जनांकीय आंकड़े के लिए, केवल औद्योगिक आंकड़े के लिए, ये केवल कृषि आंकड़े के लिए, यानी पॉपुलेशन डाटा ओनली, बी है सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डाटा, सी है इंडस्ट्रियल डाटा ओनली, डी क्या है? एग्रीकल्चर डाटा ओनली। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? अमन कुमार गुप्ता जी ने बताया सही है। हम्म तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो मोस्पाई द्वारा प्रकाशित स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया में शामिल होता है ना। तो इसको किसके द्वारा, यानी इसमें किस तरह का सर्वे होता है, किस तरह का आंकड़े होते हैं? इसमें सामाजिक आर्थिक और जनांकीय आंकड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला बताइए, 59 नंबर। तो 59 नंबर की अगर बात करें, देखिए 59 में तो क्या दिया है? बी वाई एक्स इक्वल टू -0.6 और बी एक्स वाई इक्वल टू -0.4 है। तो आर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर 59 का? 59 का आंसर बताएं सभी लोग, 59 का आंसर क्या होगा? देखिए 59 कैसे निकलेगा, देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में बी वाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई, ठीक है। तो -0.6 माइनस क्या बताइए? 0.4 है, ठीक है। और कितना आ जाएगा बताइए? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो बताइए
6 चौको 24 है ना, तो 10.2 स्थान बाद हो जाएगा। ठीक, और इसका आंसर जब करेंगे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 0.09 आएगा। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 0.48 समथिंग आता है, इसको हम बोलते हैं 0.49 बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज माइनस में है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस में ले लिया जाता है। तो माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 0.49। तो हमारा आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो 59 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, 59 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू पूछा था, माइनस में 0.49, यही हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 60 नंबर का क्या होगा आंसर बताएं। 60 का व्यवस्थित प्रतिदर्श सिस्टमेटिक सैंपलिंग में प्रथम इकाई का चयन होता है। हमेशा पहली इकाई से यादृच्छिक रूप से 1 से k के बीच, सी क्या है सबसे बड़ी इकाई से, डी क्या है सबसे छोटी इकाई से। बताइए क्या आंसर होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या आंसर होगा इसका बताएं। हाँ 60 का बी, यादृच्छिक रूप से ए और के बीच, किसके बीच में होता है, यानी रैंडमली बिटवीन 1 and k। रैंडमली बिटवीन क्या है बताइए, 1 and k है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये बताइए, इन द कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट सीबीआर, क्रूड बर्थ रेट सीबीआर की गणना में वार्षिक किस कौन सा आंसर होगा आपका। ए वार्षिक जीवित जन्म ऑब्लिक ऑब्लिक नहीं, बाय मध्य वर्ग जनसंख्या गुणे 1000, यानी कि एनुअल लाइव बर्थ बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000, एनुअल बर्थ बाय फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000, एनुअल बर्थ बाय टोटल डेथ्स इंटू 1000, बर्थ माइनस डेथ इंटू 1000। कौन सा आंसर होगा इसका बताइए। क्रूड बर्थ रेट पूछ रहा है, सीबीआर की गणना पूछ रहा है। तो 60 का बताएं, हाँ 60 नहीं सॉरी 61 का आंसर सभी लोग बताएं। 61 का आंसर क्या होगा, 61 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी क्रूड बर्थ रेट पूछ रहा है तो उस वर्ष जितने जीवित बच्चे जीवित जन्म हुए और उस मध्य वर्ष, मतलब जिस वर्ष के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, किसने बताया, राहुल रावत जी ने बताया 61 का ए, बहुत ही शानदार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बताइए क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के अध्यक्ष होते हैं भारत भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी क्या है वित्त मंत्री। कौन होते हैं बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 62 का बताएं आप लोग, कौन होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, जो भी इस समय है वर्तमान में वही हो जाएंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, मतलब किसी को भी बनाया सकता है, मतलब वो सांख्यिकीविद होने चाहिए। एन एमिनेंट स्टेटिस्टिशियन, यानी कि मतलब योग्य कोई भी स्टेटिस्टियन हो उसको भाई नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, यानी प्रसिद्ध हो सांख्यिकी से संबंधित स्टेटिस्टिक्स के, मतलब अच्छे जानकार हो, ठीक है, उनको चुना जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए 63 बताइए क्या होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो इसका तो ऑप्शन ही ऐसा दिया है, वैसे लगा लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी वाज, एक ऑप्शन वैसे ही अलग दिख रहा है, ठीक ना, इसको आप सभी लोग वैसे ही बता लेंगे। ठीक ना, तो बताएं कौन सा आंसर होगा जनगणना 2011 के अनुसार। हाँ एकदम लाजवाब ऑप्शन बन गया है, आप देख के बता सकते हैं। देखिए जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें, देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए इसमें। अरे वैसे डिफरेंट कर दिया, ऑप्शन देख के पता कर लेंगे। 63 का सी, देखिए यहाँ और कहीं कुछ नहीं लिखा था, बस यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया है। आंसर क्या होगा बताइए, 382। जनगणना 2011 के अनुसार क्या पूछ रहा है बताइए, भारत का जनसंख्या घनत्व था, ये पूछ रहा है। अब चलिए आ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए प्रसंभाव्यता और प्रायिकता में अंतर क्या है, क्या अंतर है बताइए।
दोनों में अंतर क्या है? प्रसंभाव्यता लाइक्लीहुड होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होता है। दोनों में अंतर क्या होता है बताइए? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, कितने लोग बताएंगे इसको? अच्छा, वेरी बिगिनिंग से इसको जानते थे, बहुत अच्छी बात है राहुल जी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी डेटा के लिए होता है, लाइक्लीहुड पैरामीटर के लिए होता है, यही फर्क होता है दोनों में, ठीक है ना? ये डेटा के लिए यूज होता है, ये पैरामीटर के लिए यूज होता है, ठीक है। और आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आज का 65 नंबर। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया राहुल जी, बताइए क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस किस सांख्यिकीय अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या आंसर होगा इसका? CHI स्क्वायर टेस्ट, महालनोबिस डिस्टेंस, डी स्क्वायर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट। इसमें तो इसको, इस ऑप्शन को भी आप खूब आराम से पकड़ सकते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? पूछा है कि पीसी महालनोबिस किस सांख्यिकीय अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? तो CHI स्क्वायर टेस्ट, महालनोबिस डिस्टेंस, डी स्क्वायर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट। क्या आंसर होगा बताएं सभी लोग? इसका आंसर क्या हो सकता है? अरे लास्ट क्वेश्चन है, कम से कम इसको तो बता दो आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? नहीं बताएंगे, मूड नहीं लग रहा। 65 क्वेश्चन के करीब पहुंच के सब लोग धड़ाम हो गए। हाँ, नहीं बताया तो भाई, राहुल शुक्ला जी ने बताया बी, और नहीं, अमित शुक्ला जी और राहुल राव जी ने भी बताया है, अंशु जी ने भी बी बताया है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट लेकर हम आप सभी लोगों के लिए आते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप सभी ने डेली डेली जुड़िएगा। 2 बजे से आज थोड़ा सा लेट हो गया था, कारण यह है कि यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा सा उसका पेपर एनालिसिस चल रहा है। तो जो भी बच्चे यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वही पेपर एनालिसिस कराने में थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे आप लोग का भी एग्जाम होगा, तो आपका भी पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना? जिस दिन 26 जुलाई को एग्जाम है, अच्छी तरह आप सभी लोग जान रहे हैं, तो पेपर का एनालिसिस होगा, तुरंत आप लोगों को आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो वही प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज के क्लास में, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पीसी महालनोबिस किस सांख्यिकीय अवधारणा के प्रसिद्ध है? तो आंसर हो गया महालनोबिस डिस्टेंस, डी स्क्वायर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज समाप्त हुए आपके 65 क्वेश्चन। लव यू टू राहुल रावत जी। और आप सभी लोग जुड़े रहे, एक एक क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने आंसर दिया। इसी तरह रेगुलर वे में आप सभी लोग क्लास से जुड़े रहिए, आपके क्लास में जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। यू आर मोस्ट वेलकम राहुल जी। अरे हमारे पुराने छात्र आ गए, हम तो क्लोज करने जा रहे थे। जेपी जहरीला, अभी जहरीला शब्द हटा नहीं आपका? हाँ, लाइक शेयर आप सभी लोग कर लीजिएगा। हाँ, खूब खुश रहिए। देखिए हम तो क्लोज करने जा रहे थे, हमारे एक पुराने छात्र जिनका नाम जेपी जहरीला है, ठीक ना? खूब खुश रहिए। कैसे हैं जेपी जी, बताएं कहाँ है इस समय, क्या हो रहा है आजकल? कुछ बताइए अपने बारे में, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं इस समय? बड़ा दिन बाद भाई आप दिखाई दिए। और बाकी आप सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज से जुड़े हुए हैं कि बाहर के रहने वाले हैं? कहाँ जुड़े हैं सभी लोग, बताएं अपने बारे में। राहुल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं बताएं। और अंशु जी हैं, और कौन है? अमित शुक्ला जी। मैं थोड़ा बहुत परिचय आप लोग का हो जाए। ओके सर, अच्छा ओके हैं। तो क्या कोई पढ़ाई हो रही है कि कुछ कर रहे हैं इस समय? चलिए ठीक है, आपके नंबर पे हम कॉल करते हैं, बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम 2 बजे से, आप सभी लोग को मालूम है। ओके बाय। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हैं? लखनऊ में हमारी दीदी रहती हैं, हाँ? अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO अगर कोई आपको सुविधा चाहिए तो एक हमारे मित्र हैं, तैयारी करा रहे हैं RO का, बताइएगा। नहीं नहीं, वहाँ नहीं आते हैं हम, लखनऊ में आपको बता दें वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुंशी पुलिया, आप जानते ही होंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, गुड मैंगोज, मैंगोज अच्छे होते हैं क्या वहाँ पे?
चलिए ठीक है, आप लोग को विदा करते हैं, मिलेंगे कल फिर से 2 बजे से, रेगुलर मुलाकात होगी, कोई बात नहीं, ठीक है।